हाय, वेलकम टू बायोलॉजी डिक्रिप्टेड। ये है बायोकेमिस्ट्री डिक्रिप्टेड और हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 2 दैट इज केमिस्ट्री फंडामेंटल्स पार्ट 2। और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग और इंटरेक्शंस के बारे में, तरह तरह के इंटरेक्शंस जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो हमने डिस्कशन शुरू किया था पिछले क्लास में ही बॉन्डिंग के बारे में। वहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा, कार्बन से हमने कहानी की शुरुआत की थी। वहां पे हमने देखा था किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिखता है। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन के केस में किस तरीके से जो इंटरेक्शंस है वो होते हैं, किस तरीके से अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, वो किस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने देखा था। यानी हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा मोटा डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा एंड में मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बताया था, बट वो एक केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बताया था। यहां पे हम वापस से सारे बॉन्ड्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस की। ठीक है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग भी देखेंगे और कुछ इंटरेक्शंस को भी देखेंगे, जैसे डाइपोल्स वगैरह में इंटरेक्शंस होता है, उन इंटरेक्शंस को भी हम यहां पे स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, जैसा कि आपने देखा, बॉन्ड्स या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बन सकते हैं, या फिर एक और स्पेशल केस हो सकता है। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो, और वो जो शेयरिंग हो वो अलग अलग ओवरलैप से हो सकता है। एक अगर इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैप हो और एक एक इलेक्ट्रॉन रहे तो इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। वहीं अगर साइडवेज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में इस तरीके से ओवरलैप हो तो फिर इससे फॉर्म हो सकता है ऐसा बॉन्ड जिसे हम कहते हैं पाई। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है अगर हेड ऑन ओवरलैप है तो, और अगर ऐसे साइडवेज ओवरलैप है तो इस केस में हो सकता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है। हाँ सही बात है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम ने सोडियम प्लस बनाया इलेक्ट्रॉन लूज करके, अब यही Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाया, फिर Na प्लस Cl माइनस आसपास आए और इनके बीच में फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इससे जो है जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हमने कहा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर सिंपली हमने कहा यह है हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये एक केस है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इफ दोनों चीजें हो, मतलब एक तरफ यहां पे ट्रांसफर भी हो रहा हो और शेयरिंग भी हो रहा हो, मतलब एक डायरेक्शन हो और शेयरिंग भी हो रहा हो, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। नाम से पता नहीं चला, चलिए बताता हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पता चल गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये जनरली इसमें लोन पेयर को शेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, उसने लोन पेयर को दिया किसी को भी, फॉर एग्जांपल H प्लस को दिया, तो इस तरीके से NH4 प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसको हम ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम शो करते हैं और इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा आप मान लीजिए, अगर आप नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो 1 रुपया मैंने दिया, 1 रुपया आपने दिया, दोनों ने इस तरीके से हाथ बंद कर लिया, इस तरीके से शेयरिंग हुई। वहीं अगर हम बात करें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, तो मैंने बोला कि देखिए दुनिया को तो पता नहीं चल रहा, मैं आपको यहां 2 कॉइन दे रहा हूं, इस तरीके से दोनों कॉइन आपने रखा, दुनिया को लगा कि हमने शेयर किया, बट कंट्रीब्यूशन किसे पता,
कंट्रीब्यूशन सारा मैंने किया है। समझ आया? तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट होता है डेटिव बॉन्ड का या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसे इसी कारण से। तो ये है हमारे कुछ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफर कैसा है, किस तरीके से शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जा रहे हैं, या तो डायरेक्टली दिए जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। अब जरूरी बात, ये इंटरैक्शंस फिर क्या है? मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस की, तो ये इंटरैक्शंस जो हैं ये बड़े ही टेम्पररी टाइप के इंटरैक्शंस वगैरह होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं दो एटम्स के बीच में नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस तरीके से है, मान लीजिए HCl है या फिर HF है, HF है इस तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिमिलरली एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड आया। अब यहां पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में यहां पे अगर आप देखें तो ये तो मॉलिक्यूल के बीच में ही है, ये तो बहुत अच्छा सा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर आप बात करें इनके बीच में अगर कोई इंटरेक्शन फॉर्म होता है, ये एग्जांपल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। ठीक है, ये एग्जांपल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। अगर हम बात करें जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, ये तो इंट्रामॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एटम्स के बीच में हो रहा है, एटम्स जो कि बॉन्डेड हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हमेशा समझिएगा, हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स में भी अब सारे तो एक जैसे स्ट्रेंथ के नहीं होते, कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ वीक हो सकते हैं। तो बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली देयर विल बी वीक बॉन्ड्स, देयर विल बी स्ट्रांग बॉन्ड्स। सिंपल सी बात है ना? वीक बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अब वीक बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन जनरली हम ये सब किस बेसिस पे मेजर करेंगे? किस बेसिस पे मेजर करेंगे? ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जीज या बॉन्ड एंथैल्पीज के बेसिस पे, है ना? बॉन्ड एनर्जीज या बॉन्ड एंथैल्पीज के बेसिस पे हम इस चीज को डिसाइड करेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की बात करें, तो इनका ना, अगर हम किलो जूल्स पर मोल, जनरली किलो जूल्स पर मोल में अगर हम इसे मेजर करें, तो लगभग अगर हम बात करें 400 के आसपास, 400 या उससे ज्यादा अगर रहे वैल्यू, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि लगभग 40 के रेंज में, 40 या 40 के आसपास अगर रहे, ठीक है, मतलब 40 से थोड़ा कम ही रहे, 40 या 40 से कम, जस्ट अ मोमेंट, 40 या 40 से कम वाले जो रहेंगे इनको हम कह देंगे क्या? वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ये बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको तोड़ने के लिए। मैंने पहले भी बोला था, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे वीक बॉन्ड्स जो होते हैं, वीक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक चीज समझिएगा, कभी कभार वीक बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को भी आउट नंबर कर देते हैं। द रीजन बीइंग नंबर। अगर यही छोटे छोटे चींटी बहुत सारे मिल जाए तो ये हाथी को भी कहीं ना कहीं गिरा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि इफ नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस या बॉन्ड्स, नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस इज मच हाई, तो उस केस में द ओवरऑल मैग्नीट्यूड कैन बी मच ग्रेटर। ठीक है, तो काफी ज्यादा हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बट हाँ एक सिंपल सी बात है कि नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशंस में ये डोंट ब्रेक इजीली, और ये जो है ये ऑब्वियसली आपके आसानी से टूट जाएगी।
ये इजीली ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना वीक बॉन्ड्स आपको हमेशा दिखेंगे कि ये बन रहे हैं टूट रहे हैं, बन रहे हैं टूट रहे हैं। वही जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहते हैं वो बने हुए रहते हैं, जनरली बहुत सारे केसेस में अनअफेक्टेड रहते हैं, जब तक आप कंडीशंस को थोड़ा हार्श ना बना। ठीक है, तो जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारे वीक बॉन्ड्स या वीक इंटरेक्शंस रहते हैं, ये हमें जो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स जैसे एंजाइम का स्ट्रक्चर, वैसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, जनरली हम अगर बात करें सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स का, वहां हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल लूं जिसका टर्शियरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो उसमें जो आपको इंटरेक्शंस नजर आएंगे, वो मेजॉरिटी वीक इंटरेक्शंस होंगे। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से और भी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वगैरह में आपको इस तरीके से वीक इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मेजर टाइप के जो इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, उनके बारे में। तो अभी इंटरेक्शंस होते हैं कुछ ये टाइप के। एक होता है आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स में वो सारे बॉन्ड्स आ गए, कौन कौन से? जैसे मैं बात करता हूं CONH यानी पेप्टाइड बॉन्ड, मैं बात करता हूं यहां पे COOR डैश, ये जो है आपका एस्टर बॉन्ड है। इसके अलावा सिर्फ एस्टर ही नहीं, इस तरीके से एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ये बहुत टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स पॉसिबल है। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पॉसिबल है, जैसे इस तरीके से ईथर लिंकेजेस यानी जो आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं वो भी पॉसिबल हैं। तो अलग अलग टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स, और अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनका बॉन्ड एनर्जी थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। लेकिन एक एवरेज रेंज की अगर हम बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 200 या 250 से 450 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। 250 से 450 किलो जूल पर मोल। अब अगर हम बात करें एक और टाइप के बॉन्ड्स की, कोवेलेंट बॉन्ड्स के अलावा आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं। सही बात है, आयनिक बॉन्ड्स वैसे तो केमिस्ट्री के हिसाब से सबसे स्ट्रांग होने चाहिए थे, है ना? मगर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जैसा कि आपने देखा होगा इसका जो स्ट्रेंथ है ये आप कह सकते हो कुछ कुछ अब वेरी करता है। ये रेंज में हम जनरली मेंशन करते हैं, ये रेंज जो है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो मैक्स टू मैक्स 40 तक जाता है। उससे कम भी हो सकता है, कभी कभार उससे कम भी होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कह सकते हो लगभग ये अपर लिमिट जो है लगभग 40 के आसपास जाता है किलो जूल पर मोल में, एंड जो लोअर लिमिट है ये अप्रोक्सीमेटली 6 या 8 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो 6 से 40 के बीच में हम इसके रेंज को देखते हैं, 6 से 40 के बीच में इसके रेंज को देखते हैं। और अचानक से कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा वीक कैसे हो गया ये आयनिक बॉन्ड? जैसा कि आप सोच रहे थे केमिस्ट्री के हिसाब से कि ये तो सबसे स्ट्रांग होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन मैंने एक बात आपको कहा था जाते जाते पिछले क्लास में, वो ये है कि जो ये आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है। अगर आप वैक्यूम में इसका वैल्यू देख लो, दोनों को कंपेयर करा लो, तो ऑब्वियसली आयनिक का स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा। लेकिन जब आप एक्वस मीडियम की बात करते हो तो ऑब्वियसली ये आयनिक बॉन्ड वहीं के वहीं ढीला पड़ जाता है, क्योंकि इंटरेक्शंस इतने ज्यादा बनने लग जाते हैं वाटर के साथ, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इतने इंटरेक्शंस बनते हैं कि बहुत सारा फ्री एनर्जी रिलीज होता है और वही जो है आयनिक बॉन्ड को काफी हद तक वीकन कर देता है। ठीक है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्वस सिस्टम्स में शो नहीं कर पाते, इसीलिए एक्वस सिस्टम्स में आसानी से टूट जाते हैं ये आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड्स का जो वैल्यू होता है वो ओवरऑल कम होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड ओनली इन एक्वस सिस्टम्स, एंड क्योंकि
बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वाटर तो होता ही है, तो एक्वा सिस्टम होना ही है, इसीलिए हम यहां पे बात करते हैं स्पेशली एक्वस सिस्टम्स में आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ये वीक के कैटेगरी में आते हैं। मगर कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि आयनिक बॉन्ड वैसे वीक है, वैसे वीक नहीं है, वैसे यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन जब कोवलेंट और आयनिक को आप कंपेयर करोगे बायोलॉजिकल सिस्टम में, एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में कोवलेंट बॉन्ड्स उतना इफेक्टेड होंगे नहीं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। आयनिक बॉन्ड्स जो हैं ये ऑब्वियसली ये भी पोलर है, तो पोलर पोलर लाइक डिजोल्व्स लाइक, और इसलिए जो है वो काफी हद तक टूट जाता है ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की वजह से, है ना, इसका रीजन क्या है? सॉल्वेशन, ये मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में। ठीक है, तो सॉल्वेशन की वजह से आयनिक बॉन्ड्स वीक पड़ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं इन केस ऑफ एक्वस सिस्टम्स ओनली, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स के अलावा आयनिक बॉन्ड्स या फिर आयनिक इंट्रैक्शंस हम कहते हैं, इन्हीं को सॉल्ट ब्रिजेस भी कहा जाता है। थोड़ा और नाम बता दूं, इसे ही सॉल्ट ब्रिजेस या आयनिक इंट्रैक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग आप कह सकते हो 12 से 30 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा ये भी स्ट्रांग नहीं होते, ये भी वीक के ही कैटेगरी में आते हैं। दीज आर ऑल्सो वीक इंट्रैक्शंस। इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी बस फिलहाल आप जान के रखिए। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, मतलब कॉमन दुश्मन दोनों के लिए पानी है और पानी दोनों के लिए दुश्मन है, तो दोनों आपस में दोस्त बन गए, यही है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के बारे में। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 12 किलो जूल पर मोल का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। अगर हम बात करें इसके अलावा एक और कैटेगरी की, वो है आपके वैंडर वॉल्स इंट्रैक्शंस। ध्यान दीजिएगा, ये दीवार वाला वॉल नहीं है, WALL नहीं है, WAAL है। ठीक है, तो वैंडरवॉल्स इंट्रैक्शंस में क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम, 2 से 3, 2 से 4 के आसपास होता है, तो 2 to 4 किलो जूल पर मोल। एंड यस, ये काफी हद तक वीक है। और जो वीक वाले होते हैं ना, वो क्या है, वो थोड़े से बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे अगर आप यहां पे देखना चाहो, इस तरीके से ये बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, इस तरीके से ये इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यस, उसमें कुछ अट्रैक्टिव कंपोनेंट होता है, कुछ रिपल्सिव कंपोनेंट भी होता है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, फिलहाल हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड, हमें पता है ये शेयरिंग से बना हुआ है, बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो होता यह है कि मान लीजिए इस तरीके से आपके पास ए है। ठीक है, आपके पास ए है, ए इस तरीके से सामने आया, ए ने बोला मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, बी ने बोला मुझे भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो फिर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे का। यहां पे ये और ये इस तरीके से इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। इसको अगर हम जोड़ दें तो बेसिकली यहां से एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये जो है एक बॉन्ड बन गया, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए बी, इस तरीके से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से एक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये जो है इसने एक बॉन्ड बना लिया, सिंपल। ठीक है, तो कोवेलेंट जो है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो है यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब यहां पे इक्वल शेयरिंग होती है, दोनों पार्टनर का बराबर बराबर का हिस्सा होता है। लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा रहता नहीं है। स्पेशल केस मैंने बताया था इसके बारे में ही, इसी का जो एक स्पेशल केस होता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में होता यह है कि
मान लीजिए आपके पास ए है, इस तरीके से ए रहता है, इसके पास मान लीजिए बी के पास तब है ही नहीं, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये कहेगा कि भाई चलो मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हें दे देता हूं, अपना ये लोन पेयर तुम्हें दे देता हूं, तुम रख लो इसे, तुम रख लो, लेकिन हाँ तुम्हें पूरा पूरी मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे साथ शेयरिंग में रख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये भी शेयरिंग में आ गया, ये भी कहीं ना कहीं शेयरिंग में आ गया। इस तरीके से इसने इसको शेयर कर लिया और ओवरऑल हुआ वही। ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, लेकिन इस बॉन्ड में एक डायरेक्शनैलिटी होगी, इस बॉन्ड में एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसने इसको दिया था, तो इसीलिए ये एरो इधर से इधर ऐसे बना रहेगा। ठीक है, ये एरो यही दर्शाएगा। क्लियर, ये समझ में आया आई होप आपको। कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आया। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या है ना, चीजें थोड़ी गड़बड़ हो सकती। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे हम ऐसे EN लिखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को हम मेजर करते हैं। जनरली अगर कोई एटम्स हैं जो बॉन्डेड हैं, मान लीजिए बॉन्डेड एटम्स हैं, यहां पे A है, यहां पे B है, मैंने बोला B का ना, B का एक टेंडेंसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं B हूं और आप A हैं, ठीक है, आप A हैं और मैं B हूं, हम दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हमने एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। अब मैं निकला धूर्त, मैं निकला चालाक, मैंने बोला मैं काम करता हूं, हम दोनों ने जो शेयर किया है उसको मैं अपने पॉकेट के पास रख लेता हूं। तो अब क्या हुआ, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो चार्ज है वो मेरे ऊपर थोड़ा आ गया ज्यादा और आपके ऊपर से उतना कम हो गया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको मैंने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑब्वियसली ज्यादा है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से मेरे ऊपर कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर आया। और अब हमारा जो ये प्यारा सा कोवेलेंट बॉन्ड था, ये और प्यारा सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहा, इसमें पोलैरिटी आ गई। तो इस तरीके से पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट जो होता है, वैसे तो आपको लगता है कि सब कुछ प्योर है, लेकिन जब कभी भी ऐसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कि दो एटम्स के बीच में है यहां पे। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और ऑक्सीजन होता तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस तरीके से बॉन्ड इस तरीके से कहीं ना कहीं पोलराइज्ड हो जाता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है ये पोलराइज्ड हो चुका है। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण हो चुका है। ध्रुवीकरण मतलब दो अलग अलग पोल्स बन चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोलराइज्ड फॉर्म में है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर डिफरेंट एटम्स हैं, जनरली अगर डिफरेंट एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उस केस में ऐसा केस अराइज होगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। अगर हम बात करें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम एटम्स है भाई, ये तो सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैसे 0 होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। या फिर नेग्लिजिबल डिफरेंस भी अगर हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो काफी हद तक नॉन पोलर होते हैं, उनमें पोलैरिटी नहीं आ जाती है। पोलैरिटी वाला जो फंडा है ये कब लागू होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, ऐसे सारे केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है और जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये जो एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे Cl Cl हो गया, ये सब एग्जांपल्स है आपके प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के।
ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और यहां पे जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किया, ये एग्जांपल्स हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के। मतलब कोवलेंट होते हुए भी इनमें पोलैरिटी आ चुकी है, पोलर हो चुके हैं ये। अब हम बात करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, जैसे मैंने बोला था कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स के केस में एक रेंज में लाई करता है, फॉर एग्जांपल 250 से 450 किलो जूल पर मोल के बीच। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे नोट कर दिया है आपके लिए। तो यहां पे हम देखेंगे बॉन्ड और इनका बॉन्ड एनर्जी। इस तरीके से हमने एक टेबल बनाया है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होता है लगभग 436 होता है। ठीक है, ये ज्यादा वैल्यू क्यों? ज्यादा वैल्यू, एक तो आपको जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ जाता है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसी चीज को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड नंबर अगर बढ़ जाता है, मतलब मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप कंपेयर करोगे तो इसका स्ट्रेंथ हमेशा इससे ज्यादा मिलेगा और इससे ज्यादा मिलेगा, है ना। अब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, अरे तब तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है और ये sp3 है। वेरी सिंपल, आप इस तरीके से भी चीजों को कंपेयर कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 436, कार्बन हाइड्रोजन 414, ये जो है ये एकदम प्योर था। इसमें कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन स्टिल डिफरेंस थोड़ा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में, तो दैट इज 343, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 292, सारे वैल्यूज जो है किलो जूल पर मोल में है। कार्बन ऑक्सीजन, इस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है, फिर हम डबल बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में 292, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में 351, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 615, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 615, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 686। वैल्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रटना नहीं है, ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 142, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को अगर हम देखें तो 402, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड 946। बहुत हाई वैल्यू होता है, क्योंकि तीन तीन बॉन्ड को तोड़ना यहां पे, एक तो छोटा साइज, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, ये बात मैं बता दूं, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करते हैं, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे कि आपने देखा था कि मतलब ऐसा आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे स्टिक्स हैं, तो क्या ये नंबर में ज्यादा है? साइज में इंडिविजुअली छोटा हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा, साइज में छोटा यानी बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे घटेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये जो है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात किया गया है, यही बॉन्ड एनर्जी है, यही बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी को इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, यही है बॉन्ड एनर्जी। तो इससे आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 142, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का 402, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का हमने अभी देखा कि यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो है 946। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 393 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 460 किलो जूल पर मोल। ये होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के कुछ बॉन्ड एनर्जी के वैल्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार क्वेश्चंस भी इसमें से फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर जैसे कि हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के बारे में बात करें, या फिर मैं अलग अलग नाम लिख देता हूं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस या फिर आयनिक इंटरैक्शंस या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट ब्रिजेस। तो हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई अलग अलग चीजें हैं नहीं, इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो जिस इंटरेक्शन के बारे में हमने बात किया था, जैसे Na+Cl-, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है एक्वस मीडियम में, ये थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। ऑब्वियसली यहां पे अगर हम बात करें तो कूलम्स फोर्सेस होते हैं। कूलम्स फोर्सेस किस तरीके से हम लिखते हैं कूलम्स फोर्स को? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। मैंने बोला था इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे कहते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू चार्जेस। ठीक है, दोनों आयंस को, दोनों चार्जेस को सेपरेट करता हुआ जो डिस्टेंस होता है उसका पावर 2 के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ग्राफ अगर आप प्लॉट करें, जैसे जैसे फोर्स आपका ज्यादा होगा, जैसे जैसे रेडियस मतलब डिस्टेंस जो है वो कम था। अगर हम फोर्स और ये डिस्टेंस के बीच में एक प्लॉट बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली जब ये कम था तब फोर्स ज्यादा था, फिर जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता गया वैसे वैसे फोर्स घटता 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 चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मैं एक फाइनल ग्राफ बना देता हूं, इस तरीके से आता हुआ ये घटता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ होता है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि इस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है। ये जो एप्सिलॉन है ये है क्या? एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को हम कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो है मीडियम स्पेसिफिक बात हम करते हैं। ठीक है, मीडियम या फिर हम बात कर सकते हैं सॉल्वेंट की। यहां पे मीडियम या सॉल्वेंट अगर हम कहें तो ये होता है हमारा, इसके लिए हम मेजर करते हैं बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम्स की तो यहां पे वाटर होता है और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि मीडियम हमेशा वाटर हो। अगर हम आइडियल केस देखें तो आइडियल केस में तो वैक्यूम भी हो सकता है। यहाँ पे वैक्यूम भी हो सकता है। वैक्यूम की अगर हम बात करें तो वैक्यूम में ये जो एप्सिलॉन होता है इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं और इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं और इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। उसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि अब हम रेफरेंस में कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसे कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम कुछ स्पेसिफिक, जनरली हम जितने मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, और ये रूम टेम्परेचर हमारा नहीं, ये जनरली इंडिया का रूम टेम्परेचर नहीं होता, ये फॉरेनर्स का, फिरंगियों का रूम टेम्परेचर होता है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करें, मेजरमेंट्स लें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अलग अलग मीडियम के लिए, अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम देखें फॉर एयर, एयर के लिए यही वैल्यू 1 हो जाएगा। एयर, वैक्यूम, इन सब के लिए 1 मेजर करेंगे हम इसे। अगर हम बात करें यहां पे वाटर की या कुछ और, पहले हम वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहां पे अगर हम बात करें बेंजीन में अप्रोक्सीमेटली ये 2.2 के आसपास होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास होता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एसीटोन की,
एसीटोन के लिए अगर हम बात करते हैं इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो एसीटोन के लिए वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली 20.7 के आसपास होता है। ठीक है, अब व्हाट अबाउट वाटर? वाटर का मैं स्पेशल मेंशन करना चाह रहा था क्योंकि वाटर का बहुत ही हाई होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना हाई होता है, इसीलिए तो वो इतना अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 78.5। ठीक है, लगभग 79 के आसपास होता है, और ये जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा है, हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने के वजह से, इसी रीजन से, तो इसी रीजन की वजह से वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इसीलिए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करवाता है, और खुद पोलर होने के नाते इसके पास एक हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एक डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या आयनिक इंटरेक्शंस जिसे हम कहते हैं, इन्हें हम सॉल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताता हूं आपको, जब यहां पे हम बात कर ही रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के बारे में, मैं यहां पे आपको बताऊंगा डाइपोल के बारे में। देखिए, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को यहां पे बनाएं, ठीक है, जनरली क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हम इस तरीके से ऐसे शो करते हैं एक डाइपोल को, इस तरीके से डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इस तरीके से दो पोल्स जब बनते हैं, इसको शो करने का तरीका इस तरीके से होता है। ये होता है डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसे हम मेजर करते हैं म्यू से, इसे डिनोट करते हैं, सिंबल होता है यही होता है डाइपोल मोमेंट का, म्यू। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डी यानी डिबाई के नाम पे। ठीक है, साइंटिस्ट थे, डिबाई के नाम पे ये यूनिट रखा गया है इसका। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, इस चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डी से, और यही बराबर हो जाता है म्यू के। तो म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये है हमारा डाइपोल का एग्जाम्पल। इस तरीके से अगर हम वाटर को भी देखें, तो वाटर में भी ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से क्या होता है कि एक नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे और ऐसे आएगा, एंड फाइनली इसका जो रिजल्टेंट होगा आपको यहाँ पे इस ओर मिलेगा। इस तरीके से आपको एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है कि डाइपोल इंटरेक्शंस डाइपोल्स जो हैं वो या तो पहले से बने रह सकते हैं, या तो डाइपोल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी के प्रभाव के वजह से बन सकते हैं। ऐसे अलग अलग डाइपोल्स फॉर्म हो सकते हैं, ये हम देखेंगे अभी। इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स, इंड्यूस्ड डाइपोल्स, अलग अलग टाइप के डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे मगर बाद में। ठीक है, एज ऑफ नाउ इतना बस आप ध्यान में रखिएगा, एज ऑफ नाउ इतना आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, और डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट भी होता है। इस तरीके से डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सब में डाइपोल मोमेंट होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। लेकिन आप एंगल भी तो देखिए, अगर यहां पे हम एंगल देखने की कोशिश करें तो होगा ये कि इधर एक डाइपोल है, इधर भी एक डाइपोल है, लेकिन हो ये रहा है कि दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास है, और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है क्योंकि एक जैसे बॉन्ड्स है। और फिर क्या हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए क्या कर रहा है, ये कैंसिल आउट कर दे रहा है एक दूसरे को। समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये हमने देख लिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सिनेरियो हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहां पे पहले तो हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये जो हाइड्रोजन है ये किसी डोनर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगा किसी डोनर की, मैं डोनर को कह रहा हूं डी। इस तरीके से मैंने डोनर को बनाया। डोनर के साथ हाइड्रोजन ना जुड़ा हुआ है कोवलेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो डोनर है, ये डोनर काफी हद तक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। और इस कारण से होता यह है कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव पहले से ही बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। और ये इसका मतलब क्या, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, हाइड्रोजन बोलेगा यार इससे तो ढेर अच्छा मैं H+ बन के निकल जाऊं, भाग जाऊं मैं H+ बन के। यानी ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक है, हाँ या ना। एसिडिक का फंडा समझ में आया कि अगर H+ बन के वो खुश है, मतलब वो H+ बनना चाहता है, वो H+ बन के निकल जाना चाहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है, या एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है जिसकी टेंडेंसी है H+ बन के निकल जाने में। ठीक है, अब अगर हम बात करें सामने कौन होगा उसके बाद, सामने कौन, सामने यहां पे एक एक्सेप्टर आएगा, ये होगा हमारा एक्सेप्टर, ये डोनर, ये है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का भी ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, साथ साथ क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के वजह से, ध्यान दीजिएगा, इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के वजह से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने अभी शो किया है, ये यहां पे फॉर्म होगा। और ये जो यहां पे इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर H बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे ये जो इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है, इस इंटरेक्शन को ही हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर H बॉन्ड। समझ आया? तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और उस जुड़े हुए हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। उस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फॉर्म कर रहा है एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें, ये डोनर एक्सेप्टर जो है, इतना अगर आप छोड़ भी दें तो मेन जो एटम्स है जो शो करते हैं वो है FON। अगेन ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है। सबसे ज्यादा किसके लिए, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑफ दीज पर्टिकुलर एटम्स पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इस तरीके से यही इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि यहां पे इस तरीके से नाइट्रोजन हो, यहां पे हाइड्रोजन है, और यहां पे ऑक्सीजन हो, और ये ऑक्सीजन जो है इस तरीके से एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, इस तरीके से एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो। इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में चीजें फॉर्म हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे आप मेंबर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, N के जगह पे आप N के जगह पे आप ऑक्सीजन को ला सकते हो, यहाँ पे O के जगह पे आप नाइट्रोजन को ला सकते हो, फ्लोरीन को ला सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और अगर हम बात करें वाटर की,
वाटर लिक्विड क्यों है, वाटर इस तरीके से क्यों मिलता है ना, वाटर आप पी कैसे पाते हो? कारण यही है वाटर लिक्विड इसीलिए है क्योंकि वाटर में भी इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वाटर में भी इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, ये वाला जो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जब बात करते हैं तो ये इंट्रामोलिक्यूलर हो सकते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर ये इंटरमोलिक्यूलर हो सकते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। या तो इंट्रामोलिक्यूलर यानी सेम मॉलिक्यूल में, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, या फिर इंटरमोलिक्यूलर बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इंपॉर्टेंट बात हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, तो बात यही है कि सिंपली इनमें कुछ कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। यहाँ पे एक तो होता है आपका, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है कि नंबर 1, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। ठीक है, यहां पे डोनर एक्सेप्टर के बीच में, एज वेल एज आप ऐसा कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से आपका डोनर था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इधर भी जो यहाँ पे जो एक्सेप्टर है ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, मगर हाँ आइडियली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन। अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से अलाइंड होने चाहिए, इस तरीके से इनका ओरिएंटेशन होना चाहिए कि ये 180 डिग्री पे रहे, एकदम ऑपोजिट, सामने से आए, आमने सामने से आए। यही अगर आप एंगल पे कर दोगे ना, ये कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये तभी स्ट्रांग बनेगा जब आमने सामने से आ रहा होगा, 180 डिग्री जो है इसके बीच में एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस तरीके से, हमारे पास डोनर है, हाइड्रोजन है, और यहां पे एक्सेप्टर है, तो इनके बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो ये 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए, आइडियली 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो यहां पे हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ जो है ये ज्यादा है। अगर अभी हम एक ऐसे सिनेरियो की बात करें जहां पे ऐसे डोनर है, ये हाइड्रोजन है, और एक्सेप्टर जो है ये वो यहां से आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके एंगल बन नहीं रहा अच्छे से, 180 डिग्री प्रॉपरली एकदम सामने से तो आ नहीं रहा, ऑपोजिट साइड से ये एंगल जो है मान लीजिए 130 डिग्री है। तो 130 डिग्री के लिए जो स्ट्रेंथ हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, इसीलिए सबसे फेवरेबल, सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड इस केस में बनेगा, इधर नहीं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। ठीक है, तो अभी तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया, अभी तक हमने देख लिया यहाँ पे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स को, हमने कोवेलेंट बॉन्ड को देखा, आयनिक बॉन्ड को देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी देखा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी हमने देखा। अब क्या होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट, हम क्या देखेंगे, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस को। एक बार वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फाइनली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब यहां पे हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस या फोर्सेस की जब भी हम बात करते हैं, यहीं पे हम बात करते हैं वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस के बारे में। अब ये जो है ऑब्वियसली वीक इंटरैक्शंस होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर में भी
अगर हम बात करें डाइपोल्स की, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन डर वाल इंटरेक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये खुद एक इंटरेक्शन नहीं है, एक बहुत सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शंस को क्लब अप करके हम वैन डर वाल्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, वैन डर वाल इंटरेक्शंस के बीच में हम मतलब बहुत सारे को इस तरीके से क्लब अप करके रखते हैं। और याद रखिएगा, एक वैन डर वाल इंटरेक्शन कुछ नहीं कर सकता, बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अगर मिल जाए तो फिर मामला बदल सकता है, तो फिर चीजें बदल सकती हैं। हो ये सकता है जिस तरीके से आपने देखा होगा, वो जो जनरली स्ट्रैप्स जो होते हैं, जो वेलक्रो होता है ना, वेलक्रो में एक एक दांत को आप फंसा के देखिए धागे में, वो तो आराम से उड़ जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे पूरे के पूरे इस तरीके से वेलक्रो इस तरीके से चिपका रहता है, फिर आप हटाने की कोशिश करो, मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे दो बुक्स के पेजेस को एक के बीच एक के बीच एक अगर आप रख दोगे, फिर उसको हटाने की कोशिश करोगे, पूरा बुक आप कितना भी फोर्स लगा लो आप हटा नहीं पाओगे। एक आध पेज पे आप करोगे तो क्या ही दिक्कत है, ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि जब नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यहां पे भले वीक हो, भले इंडिविजुअल इंटरेक्शन वीक हो, लेकिन नेट इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शंस, हजारों इंटरेक्शंस अगर हो जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी कभार स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को भी आउट नंबर कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो वैन डर वाल इंटरेक्शंस के भी हम बहुत सारे यहां पे टाइप्स कह सकते हैं। तो इसमें ही हम जनरली बात करते हैं अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस की। जैसे आपके पास क्या हो सकता है, एक डाइपोल हो सकता है, जैसे ये है, आपके पास एक डाइपोल है, ये है मेरा डाइपोल। ठीक है, अब क्या है, इसके सामने एक और डाइपोल हो सकता है, सही बात, यहां पे भी डाइपोल हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपली इसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये हो गया आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब एक और चीज हो सकता है, एक डाइपोल था, एक डाइपोल था, सामने वाला डाइपोल नहीं था, सामने वाला डाइपोल नहीं था, लेकिन डाइपोल के सामने रहने के वजह से, डाइपोल के सामने रहने के वजह से ये जो है, यहां पे समझिएगा, ये दोनों ही डाइपोल दोनों ही परमानेंट है, बोथ परमानेंट। इसमें क्या है, ये वाला परमानेंट है, ये परमानेंट डाइपोल है, और सामने वाला जो है ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसमें इसके वजह से, इसके पास रहने के वजह से ये बोलेगा कि भाई मैं भी चलो डाइपोल बन जाता हूं, मैं भी चलो डाइपोल बन जाता हूं, और ये नए सिरे से इंड्यूस्ड हुआ, इसीलिए हम कहते हैं इसे इंड्यूस्ड डाइपोल, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल जहां पे इस तरीके से एक सिनेरियो आता है, जो पहले डाइपोल नहीं था, लेकिन एक डाइपोल, एक परमानेंट डाइपोल के पास रहने के वजह से ये भी डाइपोल बन गया। जैसे होता है ना मैग्नेट्स, कुछ तो एकदम पैदाइशी मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, कुछ जो होता है मैग्नेट होते नहीं है, लेकिन मैग्नेट के पास रहने की वजह से वो फिर उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो यही बात है, पढ़ने कोई बैठता नहीं था, ये पढ़ने नहीं बैठता था, ये पढ़ रहा था तो इसको देखते देखते ये पढ़ने लगा। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, इंड्यूस्ड डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या है, इसमें किसी कारण से एक, इसमें क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो एक तरफ ज्यादा एक्यूमुलेट कर गए, एक तरफ ज्यादा एक्यूमुलेट कर गए। तो हुआ ये कि यहां पे डेल्टा नेगेटिव बन गया, तो यहां डेल्टा पॉजिटिव बन गया। अब इस वजह से ये जो है, ये अचानक खुद ब खुद इंड्यूस्ड हुआ, ये इंड्यूस्ड हुआ, लेकिन इंस्टेंटेनियसली बहुत कम टाइम के लिए ऐसा बनता है, हमेशा के लिए ऐसा बना नहीं रह जाएगा। हमेशा के लिए बना रहता तो हम उसे डाइपोल नहीं दिखाते, वो बहुत ही कम टाइम के लिए बना, तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन सकता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहीं ना कहीं इंड्यूस कर देता है, तो यस, यहां पे एक इंड्यूस डाइपोल का भी केस आ जाएगा। इस तरीके से एक इंड्यूस डाइपोल आप कह सकते हो, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल जो होता है, ये भी एक इंड्यूस ही है। तो इंड्यूस डाइपोल तीन केसेस, परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच में इंटरेक्शंस हो सकते हैं। यही अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। इन्हें जनरली इस वाले को हम कहते हैं कीसम फोर्सेस,
या फिर कीसम इंटरेक्शंस। इसे हम कहते हैं डिबाई इंटरेक्शंस। और ये जो तीसरा वाला होता है इसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सारे साइंटिस्ट के नाम पे यहां पे रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है ये तीनों को मिला के, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, एक पूरे ब्रॉड कैटेगरी को हम वैंडरवाल्स इंटरेक्शन कहते हैं। जब हम वैंडरवाल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इन सारी चीजों की बात करते हैं। और वैंडरवाल इंटरेक्शन जो होता है, वैंडरवाल इंटरेक्शन जो होता है, सबको मिला जुला के हम इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वैंडरवाल इंटरेक्शन, याद रखिएगा, चाहे पोलर हो, नॉन पोलर हो, कैसा भी हो। जैसा कि आपको पता होगा जो गेको होता है ना, लिजर्ड्स, गेको, ये जब चलते हैं दीवार पे, इनके जो बहुत फाइन फाइन ब्रिसल्स होते हैं उसके बीच में और वॉल के बीच में, सरफेस के बीच में वैंडरवाल इंटरेक्शन ही होते हैं। इसके बारे में आप पता कर सकते हो, इसके बारे में आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंस है। तो खैर वैंडरवाल इंटरेक्शंस जो है ये पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है, नॉन पोलर या पोलर कोई भी हो, इनके बीच में ये सब में पाया जाता है, सब में पाया जाता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर। तो जहां जहां ज्यादा लंबे लंबे चेन्स पाए जाएंगे वहां वहां वैंडरवाल फोर्सेस थ्रू आउट होगा। फॉर एग्जांपल बहुत लंबा सा चेन है, बहुत लंबा सा चेन है, वहां पे बहुत सारे वैंडरवाल फोर्सेस बन रहे होंगे। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के रूप में वैंडरवाल्स फोर्सेस, जिसमें कीसम फोर्सेस, जहां पे डिबाई इंटरेक्शंस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये सब पाए जाते हैं, ये अलग अलग फोर्सेस पाए जाते हैं। और ये सारे जो हैं ये सारे इंक्लूडेड होते हैं वैंडरवाल्स फोर्सेस के अंडर में, वैंडरवाल फोर्सेस के हेडिंग के अंडर में। अब अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, अभी तक तो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक थे, ये भी काफी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है तो चार्जेस ना। इंटरेक्शन तो यहां पे भी है, लेकिन यहां पे इंटरेक्शन बहुत ही वीक है, यहां पे इंटरेक्शन बहुत ही वीक है। और एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहां पे रिपल्जन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। आप एक बार इस तरीके से अपने हाथ को कीजिए, इस तरीके से हाथ को रखिए और हाथ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब इन फिंगर्स को देखिए इंटरेक्ट करते हुए, जस्ट सामने रखने की कोशिश कीजिए और उसे कंट्रोल मत कीजिए। देखिए आप अभी देख पाएंगे कि यहां पे ये जो फिंगर्स है, आपको दिख रहा होगा, यहां पे थोड़ी देर के लिए इंटरेक्शन बन रहा है, थोड़ी देर के लिए इंटरेक्शन बन रहा है और फिर चला भी जा रहा है, ये चला भी जा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये जो हो रहा है ये कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन आ रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं इसे हम कहते हैं अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्जन का कंपोनेंट। तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है साथ साथ। तो यहां पे थोड़ा सा हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करें, इस तरीके से अगर हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करें, यहां ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और यहां पे अगर हम इसके पोटेंशियल को अगर हम मेजर करने की कोशिश करें, ठीक है, यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। तो एनर्जी क्या होता है ना, पहले जो है वो काफी ज्यादा होता है, फिर डिप करता है, डिप करते 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 एक मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद जो है यहां पे फिर से आप जब उसे पास लाने की कोशिश करते हो तो इवेंचुअली जो है ये फिर रिपल्जन की ओर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब अभी अगर हम इधर से बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियस वगैरह किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये लागू होता है। तो यहां से अगर आप लाओगे सामने, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसे अट्रैक्ट, मतलब पास लाने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम अट्रैक्शन हो रहा है, मैक्सिमम अट्रैक्शन के बाद वापस जब आप और उसे पास लाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर रिपल्जन शुरू हो जाएगा, और रिपल्जन से फिर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा भाग जाएगा। तो अगर हम टोटल यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने की कोशिश करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल को मेजर करने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं E इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिपल्जन वाले कंपोनेंट की बात करूं, रिपल्जन वाला जो कंपोनेंट होता है A बाई R⁻12, ठीक है, ये आपका रिपल्जन के लिए होता है। और वहीं रिपल्जन के लिए ये वाला वैल्यू होता है, ऑब्वियसली रिपल्जन के लिए वो ऊपर चला गया जो एक्सिस के वो है। और अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन में ये वाला पार्ट नेगेटिव आता है ना, उसमें उसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, है ना। ये पार्ट जो है
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो है नेगेटिव कंपोनेंट को दर्शाएगा। नेगेटिव कंपोनेंट में आ जाएगा b बाई r⁶। ठीक है, यहां पे आपको ये दिख रहा है कि वो किससे वैरी कर रहा है। अगर आप इसे जस्ट इस तरीके से दिखाने की कोशिश करो कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने देखा था कि फोर्स वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। इस तरीके से ये r⁶ से वैरी करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है रिलेटिवली। उसी तरीके से अगर हम रिपल्जन की बात करें, ये तो अट्रैक्शन के साथ हो गया, ये तो अट्रैक्शन के कंपोनेंट के साथ हो गया। अगर रिपल्जन की बात करें तो रिपल्जन के साथ ये कैसे वैरी करेगा, r⁻12 के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक एप्सिलॉन बोल के टर्म आता है, ये एक एप्सिलॉन बोल के टर्म आता है, और इसे हम कहते हैं कि ये मेजर करने का एक तरीका है कि कितना अट्रैक्शन है, कितना स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ये मेजर करता है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि ये वो डिस्टेंस है, यहां पे इतना वो जगह है जिसे हम कहते हैं सिग्मा। इसे हम कह सकते हैं कि ये वो डिस्टेंस है, ये वो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहां पे इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल की अगर हम बात करें, ये जो है यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो या फिर इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल को अगर हम मेजर करें तो जब ये वैल्यू 0 होता है, जब आपका इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल जो है ये 0 होता है, ये सिग्मा उस रेंज को डिनोट करता है। और ऑब्वियसली आर क्या है, आर तो वही है जिसे आप प्लॉट कर रहे हो। आर बेसिकली सेपरेशन है, आर इज द सेपरेशन या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है इस तरीके से एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा वैन डर वाल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो इसी के बीच के वैन डर वाल डिस्टेंस या वैन डर वाल रेडियस की बात की जा रही है, इसी के बीच के डिस्टेंस की बात की जा रही है, और ये ग्राफ जो है उसी के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। बस आप इतना समझिएगा कि ये जो अट्रैक्टिव कंपोनेंट है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन है ये, और ये है फॉर रिपल्जन। ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन या डिस्टेंस, और इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिला। अब एक आखिरी इंटरेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये है हमारा लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को हम जनरली हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी कहते हैं। इस पूरे फिनोमेनन को हम हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पानी से डरना। मतलब अगर आप यहां पे एक बीकर लो, पानी में आपने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पे ऑयल डाला, ये है आपका वाटर, आपने वाटर में ऑयल डाला और बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आप डाल रहे हो, तो क्या होगा, ऐसे करके ड्रॉपलेट्स तो इनिशियली तो बिखर जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये अलग से एक लेयर फॉर्म कर देंगे वाटर के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देंगे। और इससे आपको क्या पता चला होगा, इससे आपको ये पता चला कि ये पानी से नफरत करते हैं। अब मान लीजिए ये सेम चीज ना हो के जस्ट हाइड्रोफोबिक है, इतना आप समझ जाइए। कोई भी हाइड्रोफोबिक चीजों को आप ऐसे करके स्कैटर करके वाटर में डाल रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, वाटर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो भी आप डाल रहे हो ये नॉन पोलर है, और वाटर जो है वाटर पोलर है। पोलर नॉन पोलर कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे,
इनके बीच में इंटरेक्शन कभी होगा ही नहीं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एग्रीगेट करेंगे, ये एग्रीगेट करेंगे, और यहां पे जो फोर्स इस कॉमन हेट्रेड फॉर वाटर के वजह से जो यहां पे फोर्स आएगा, इसके वजह से जो ये जुड़े हुए रहेंगे, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, और इसी को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये जो है ये किसी अट्रैक्शन या किसी भी स्पेशल बॉन्ड के वजह से नहीं हो रहा, ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं इनके साथ। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो ये वाटर के साथ तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती इन्हें खुद के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। और इस चीज के वजह से मैंने बोला ना, दिस अट्रैक्शन हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ, क्यों अराइज हुआ है ये, क्योंकि इनका कॉमन दुश्मन वाटर है, लेकिन डाल तो रहे हो आप इसे वाटर में ही, इसीलिए ये आपस में इंटरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। इसी को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे जो नॉन पोलर वाले जितने जुड़ते हैं ये इसी तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये इंटरेक्शन नॉन पोलर का क्यों वाटर के साथ फेवरेबल नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर जो है, वाटर खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, क्यों दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहे, वो नॉन पोलर वालों के साथ क्यों इंटरेक्ट करेगा, ये तो नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर के साथ वाटर कभी इंटरेक्ट करना चाहेगा नहीं। वाटर का टेंडेंसी होगा भाई वाटर अपने साथ ही ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता रहे, इंटरेक्ट करता रहे, और ऐसे करके बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बहुत सारे ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते रहे, ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते रहे। ठीक है, अब क्या होता है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पे एंटर किया, इस तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस तरीके से ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहां पे एंटर किया एक एक्वस एनवायरनमेंट में, वाटर के अंदर हम बात कर रहे हैं, यहां पे वाटर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं, इसको ट्रैप करने का कोशिश करते हैं, इसको यहां पे इनके अराउंड जो है एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शक्ति है उनके पास, वो इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, इसके वजह से जो ये जो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मतलब इसको सराउंड करने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्डर्ड हो जाते हैं। तो और वैसे भी ऑर्डर्ड तो ये खुद ब खुद नहीं ना हुआ है, इनको सराउंड करने के लिए, इनको सराउंड करके अपने में इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए ये ऑर्डर्ड हो जाते हैं। अब जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मगर अभी बस इतना समझ के रखिए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड हो गए तो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि बिखरे हुए हैं सॉल्यूशन में, ऑब्वियसली उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, लेकिन इतने ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स तो नहीं बने, मतलब उनमें रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा डिसऑर्डर था। तो यहां पे इनमें ऑर्डर क्योंकि बढ़ गया, डिसऑर्डर कम हो गया, यानी एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव हुआ, और अगर एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में, अगर आप डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव बैठाओगे तो दोनों मिला के ये टर्म जो है रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा, और इसलिए जो है इंटरैक्शंस इनके साथ फॉर्म होने का जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। इसीलिए ये खुद ब खुद कभी होगा नहीं, ये अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल इंटरेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब ये दो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, अब एक के अराउंड इस तरीके से केज बना, दूसरे के अराउंड केज बनेगा, समझिएगा इधर ऐसे करके अगर नॉन पोलर कंपाउंड्स आप ऐसे डाल रहे हो, इसके अराउंड केज बना, सिमिलरली यहां पे आपने फिर नॉन पोलर डाला, इसके अराउंड केज बना, इसके अराउंड केज बना, ऐसे करके केज बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो जब दो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे आएंगे तो वो क्या करेंगे, यहां पे सबके अराउंड अगर केज बनना होगा तो इस तरीके से तो काफी अनफेवरेबल रहेगा ये वाटर के लिए। अभी अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाए तो दोनों तो एक ही केज में समा जाए ना, दोनों फिर एक ही केज में समा जाए, पानी के लिए भी काम आसान पड़े। समझिएगा, अगर ये इंटरेक्ट करना शुरू कर दे, अगर ये इंटरेक्ट करना शुरू कर दे और इस तरीके से एक ही जगह सारे फ्यूज कर जाए, जुड़ जाए, तो वाटर के लिए काम काफी आसान बन जाए।
है ना। तो वाटर जो इनिशियली ये जो यहाँ पे केज के फॉर्म में यहाँ पे थे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें से फ्री होके और भी लोगों को समा पाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा करके एंट्रोपी जो है, थोड़ा थोड़ा करके जो एंट्रोपी होगा, इस सराउंडिंग्स में एंट्रोपी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा एंट्रोपी बढ़ रहा है यानी डेल्टा एस कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा, ज्यादा लोग ऐसे इंटरेक्ट करने लगेंगे, तो रिलेटिवली पानी इस बहुत बड़े प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा कि हर जगह उसको अलग अलग इंटरेक्शंस फॉर्म करना पड़ रहा है। उससे तो ढेर बेटर है कि वो एक जगह सबको घेर के रखे, और इस तरीके से वो जब घेर के रखेगा तो ये रिलेटिवली फेवरेबल होगा, ये रिलेटिवली फेवरेबल होगा। और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये कहीं ना कहीं नॉन पोलर सरफेस से थोड़े करके फ्री होते रहेंगे। केज बनाना वाटर को पसंद नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो केज फॉर्म कर रहा था। और फाइनली जब उसे ऐसे ही फ्री होने का मौका मिल जाएगा, वाटर जब थोड़ा थोड़ा करके अलग हो जाएगा, तो फिर आफ्टर ऑल होगा क्या कि रिलेटिवली एक फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल केजेस। एक केज में ज्यादातर लोग जब जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, यहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुआ। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये आसपास आए, किसी भी कारण से आए, जिस कारण से आए उसी को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कह दिया गया, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन के फोल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में भी ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री फंडामेंटल्स पार्ट 2। यहां पे अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में आपने देखा, अलग अलग बॉन्ड्स को आपने सीखा। आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये क्लास, ताकि हम और भी बेहतर बना पाएं अपने क्लासेस को आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, केमिस्ट्री फंडामेंटल्स पार्ट 3 में।